अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो आप मनाज़िर देख रहे थे ये कहीं दूर परे के नहीं, पाकिस्तान के अपने अंदर के, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और केपी के पंजाब सिंध, ये वहाँ के मनाज़िर है। बेसिकली जो ज़्यादा है वो बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में इस वक्त बारिशों के बाद शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान की तबाहकारियों से किसी सरकार को कोई सरोकार ही नजर नहीं आता। वजीर आजम जरूर तशरीफ लेकर गए थे, वहां पे सरों पे हाथ भी रखे, कुछ ऐलानात भी किए और हेली की राइड भी ली और फिर वो वापस आ गए। इससे ज्यादा जाहिर सी बात है वो कर क्या कर सकते थे, क्योंकि जब सैलाब आ जाता है, जब बारिशें हो जाती हैं, जब तबाहियां हो जाती हैं, तो फोटो सेशंस के अलावा या दाद रसी के अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। सिस्टम क्यों नहीं है, निजाम क्यों नहीं चल रहा, सवाल यहाँ पर यह है। एनडीए में जैसे, पीडीए में जैसे बड़े बड़े सफेद हाथी तामीर कर दिए गए, बना दिए गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कहाँ है? क्या हम इस सदी में रहते हुए, 2022 में रहते हुए हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते? हमारे पास इसकी पूरी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, क्या हम नहीं इससे आगाही हासिल कर सकते कि आने वाला वक्त या आने वाला मौसम, आने वाली बारिशें किस हद तक नुकसानदेह हो सकती हैं? ये सरासर इंतहाई तकलीफ की बात है। और अगर मैं ये कहूं कि नेग्लिजेंस है तो इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन अगर सबसे सॉफ्ट वर्ड कोई मैं यूज कर सकती हूँ तो वो नेग्लिजेंस का यूज कर सकती हूँ। आपकी या हुक्मरानों की थोड़ी सी नेग्लिजेंस का खुमियाजा जो इस अवाम को भुगतना पड़ता है, जिनके बच्चों की लाशें तैर रही होती हैं पानी में, जिनके घर डूब के खत्म हो चुके होते हैं, मुनहदिम हो चुके होते हैं इस पानी की वजह से। उसके साथ साथ उनके माल मवेशी जो कि उनकी जिंदगी भर का सरमाया होते हैं, वो भी सफाए हस्ती से मिट जाते हैं। ऐसे में अगर आप बड़े बड़े ऐलानात कर देते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए का ऐलान कर दें या 5 लाख रुपए का ऐलान कर दें, सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक पानी जाएगा, पानी उतरेगा, उनको वो पैसे मिलेंगे, उनके नए घर की तामीर होगी, तब तक वो कहाँ जाएंगे? ये मेरा आज का एक अहम तरीन सवाल है कि क्या उनको किसी किस्म का शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है? क्या उनको किसी किस्म की इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ उस वक्त तक के लिए मेक श्योर किया जाएगा कि उनको खुराक भी दी जाए? ये वो सवालात हैं जिनका उठाना जरूरी है। तो आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है वो हमारे सैलाब ज़दा इलाकों के लिए मुख्तस है और सैलाब ज़दगान के लिए। हम हर सूबे की अलग अलग बात करेंगे कि नुमाइंदे वहाँ के सीनियर सहाफ़ी, और कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, मुश्किल है मिलते हैं, लेकिन कोशिश हमारी जरूर होगी। मैं मुख्तसरन से बताती चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में चारों सूबों में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और पीडीएम के जो एदाद शुमार हैं वो क्या हैं। बलूचिस्तान जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, अमवात 127, जख्मी अफराद की तादाद 70, मुतासर इलाके किला सैफुल्ला, नौशकी, झलमक्सी, कल्लात, खुजदार, नसीराबाद, जाफराबाद। 13,320 मकानात को नुकसान पहुंचा, 9,969 मकानात को बारिशों से जुज़वी नुकसान हुआ, जबकि 3,351 मकानात मुनहदिम हो गए। सिंध की बात करते हैं तो वहां पर अमवात 100। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,000 से जायद बच्चे डायरिया का शिकार हो गए। जिला दादू में, जो कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का अपना जिला है, वहां पे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डायरिया से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। मुतासर इलाके दादू, ठट्टा, बदीन, खैरपुर, सखर, सांगड़ और कराची जो कि पाकिस्तान की शहरगे माशी हब है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। अमवात 20, जख्मी 35। मुतासर इलाके पेशावर डिवीजन, स्वाबी, चारसद्दा, खैबर मोहम्मद, दियाई खान, टांक, शांगला, बाजोर, सवात, मानसेरा, मालाकंड, वजीरिस्तान, मर्दान, हंगू, नौशहरा और बुनेर। रिपोर्ट के मुताबिक 1,130 मकानात को नुकसान पहुंचा, 312 मकानात मुकम्मल, जबकि 818 जुज़वी तौर पर मुनहदिम हुए, जबकि 17 स्कूल्स की इमारत और 53 दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आखिर में बात करते हैं पंजाब की। खुल के सियासत हो रही है, लेकिन अमवात भी 127 हो चुकी हैं, जख्मी 60। राजनपुर में सैलाब से 1,000 घर मुतासर हुए, 27,000 एकड़ फसलें तबाह हुई, हजारों मवेशी सैलाब में बह गए। मुतासर इलाके डीजी खान, राजनपुर, ओच शरीफ, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान का इलाका, कासिम बेला सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। यह है सूरत हाल। सबसे पहले चलते हैं बलूचिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीब अहमद साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर झलमक्सी में अजीजुर रहमान भी हमारे साथ हैं। जी, दोनों को खुश आमदीद। मुजीब रहमान साहब, जरा आपके पास आती हूँ क्योंकि ओवरऑल बलूचिस्तान की सूरत हाल जाननी है
और बलूचिस्तान की सूरत हाल बात करते हैं तो मुझे ज़रा वो चमकता दमकता फरा अजीम साहिबा जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, उनका वो चेहरा याद आता है और उनका वो स्टाइल भी याद आता है और उनका वो मेकअप भी याद आता है। और इस्लामाबाद के निजी होटल में बैठकर वो बलूचिस्तान की तबाहकारियों पे बात कर रही थी। आज उनसे हम राब्ता कर रहे थे तो मैडम ऑनलाइन थी, लेकिन मैडम बिजी थी तो मैडम फोन नहीं उठा रही थी। मुजीब साहब, मैं तो इस पे तो जरा बाद में आती हूँ, बताएगा पहले तो ओवरऑल बलूचिस्तान की तबाहकारियां। देखिए, अब नादिया अपडेट आ चुकी है पीडीएमए की तरफ से और उसमें कहा गया है कि हलाकतें अब बढ़ के 136 हो गई हैं, जबकि जो इलाके वो बता रहे हैं बारिश सैलाब से मुतासरा और जो असल में है उनमें थोड़ा फर्क है। उनके जो लिस्ट है उसमें लसबेला नहीं है, उसमें खुशदार नहीं है, उसमें पंजगूर नहीं है, उसमें अवरान नहीं है, जो बहुत ज्यादा तबाह हुए हैं। जलमक्सी में भी बहुत तबाही है, इसी तरह बोलान में भी काफी ज्यादा नुकसानात हैं। नोशकी, किला सैफुल्ला, पशीन, ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अगरचे 30 साल बाद बारिशें इतनी ज्यादा हुई हैं, लेकिन हम जो हमारे इदारे हैं पीडीएमए के वो पहले से तैयार ही नहीं थे। और जो हमारी हुकूमत बलूचिस्तान है वो ये कहती रही है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, हमने इतने फंड एलोकेट किए हैं पीडीएमए को, लेकिन जब वक्त पड़ता है हमने देखा है कि वो भीख का कटोरा लेके वफाक की तरफ देखते हैं। गुज़िश्ता रोज भी इन्होंने यही किया कि वजीर आजम के आने से पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि हुकूमत बलूचिस्तान फंड रेजिंग करेगी। एक तरफ वो फंड रेजिंग का कह रहे हैं, मुखैर हजरात से अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, रिहाइश भी हो रही है और वहां पे पूरी की पूरी काबीना अहम शख्सियात जो बलूचिस्तान की हैं वो वहाँ शादियां भी अटेंड कर रही हैं, खाने भी इंजॉय कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मीटिंग यहाँ पे जारी है, इसलिए इस्लामाबाद में बैठे हैं। अगरचे वजीर आला बलूचिस्तान कोयटा आ चुके हैं और यहाँ बैठ के वो कह रहे हैं कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अमलन कुछ देखने में नहीं आ रहा। जो आपने बात इब्तिदा में की कि इन लोगों का आखिर होगा क्या, ये 10 लाख जब मिलेंगे तो मिलेंगे, इस वक्त उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको शेल्टर नहीं दिया गया, तमाम लोगों को खेमे नहीं पहुंच सके, उनकी खुराक के लिए जो इंतजाम है वो पाक फौज और एफसी कर रही है, पीडीएमए उन इलाकों में पहुंच ही नहीं सकी। बहुत से इलाकों में लेवीज भी काम कर रही है, लेकिन बहुत कम है। ये जितना बड़ा नुकसान हो चुका है वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। मुझे एक और बात बताएंगे, जो हम पीडीएमए और एनडीएमए की बात करते हैं, 2010 के सैलाब, 2011 के सैलाब, और ये पीडीएमए और एनडीएमए बनी थी जब मुशर्रफ साहब का दौर था और अभी तक ये तैयार नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इन सफेद हाथियों की जरूरत क्या है हमें फिर? जी बिल्कुल नादिया, यही बात हम हुकूमत बलूचिस्तान से उठाते हैं। अरबों रुपए इनके लिए मुख्तस किए जाते हैं और इनकी जानिब से हर दफा कहा जाता है कि कोई भी तबाही डिजास्टर की सूरत हाल हो हम तैयार हैं, लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो एंड टाइम पर इनके हाथ पैर फूल जाते हैं और नए नए काम ये शुरू कर देते हैं। 4 साल से बलूचिस्तान में बीएपी की हुकूमत है, अगरचे वजीर आला तब्दील हुए हैं लेकिन कैबिनेट वही है, पीडीएमए के वजीर भी वही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। तो 4 साल में इस बीएपी की हुकूमत ने क्या किया जो तैयारी नहीं थी। अब वो कहते हैं कि जी हम इकदाम कर रहे हैं, टेंट भिजवा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। एक इंसानी अलमिया यहाँ पे जन्म ले चुका है, लोगों की फसलें तबाह हो गई है, माली तौर पे वो क्रश हो गए हैं। ऐसे हालात में उनको सहारा देने की जरूरत है और हम ये है कि अपने लल्ले तल्लों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, इनके लिए हम भीख का कटोरा उठा के कर रहे हैं कि वफाक भी मदद करे, पंजाब भी, मुखैर हजरात भी अपने अखराजात में कटौती नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। जिन शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी मुजीब साहब ने भी में कि वो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में बैठ के और प्रोग्राम कर रही थी, उन पर खुलकर तनकीद हुई। और बल्कि वो आज मुजीब साहब आप भी अपना एक प्रोग्राम कर रहे थे आज न्यूज़ पे, वहां पर भी थी, जरा उसकी तफसीलात भी जानूंगी। ये फरा अजीम शाह साहिबा है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत सो कॉल्ड, क्योंकि वो तो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में बैठ के जो बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान हैं उनकी कैफियत से हमें पाकिस्तान को आगाह करना चाह रही थी। लोगों ने किस गम गुस्से का इजहार किया ये भी मैं जरा आप तक पहुंचाती चलूँ। उसके बाद जो हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान झलमक्सी में उनकी तरफ भी जाएंगे। शमा जुनेजो साहबा लिखती हैं, सैलाब और हलाकतों का गम, क्योंकि जो उनके लुक्स थे। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान की फुल मेकअप और डार्क नेल पेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर कहा जाता है कि बलूचिस्तान की महरूमियों पर ना बोलें, खामोश इंतजामिया, डूबता बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की पुकार। शफीक अख्तर लिखते हैं कि फरा शाह ने तैयारी के लिए घंटों सर्व किए,
सैलाब ज़दगान और हलाकतों का गम चेहरे से नजर आता है, शर्म की बात है। आसिफा इदरीस लिखती हैं कि बलूचिस्तान के बच्चों और लोगों की बेबसी देखें और तर्जुमान को देखें, लगता है कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट से हिस्सा लेने आई हैं। इस्लामाबाद में बैठकर फैशन करने के बजाय बलूचिस्तान में जाके डूब मरो, इतना पानी है कि वहां तुम जैसे भी डूब सकते हैं। बहुत माजरत, लेकिन मैं इस चीज को इग्नोर कर नहीं सकती थी चाहने के बावजूद। हैप्पी मदर किसी की ट्विटर अकाउंट है, आईडी है, वो लिखती हैं कि फराह अजीम शाह की तैयारियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इनको डूबते हुए बलूचिस्तान और सैलाब से शहीद होने वालों का कितना दुख है, और आज भी ये इतनी सच संवर के न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम इनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें भी बता दें, कुछ हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर लें, तो मैडम के पास टाइम नहीं है। मुजीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अजीजुर रहमान, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, आप झलमक्सी में हैं, क्या सूरत हाल है सब वहां पर, और जो मुतासरा लोग हैं वो किस हालत में है इस वक्त वहां पर? जी नादिया, शुक्रिया। बलूचिस्तान में 6 जुलाई से मानसून बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, जो ताहाल वक्फे से जारी है। सैलाबी रेलू ने सबसे ज्यादा जिला झलमक्सी और जाफराबाद को भी नुकसान पहुंचाया है। बात करते हैं जिला झलमक्सी की। एक तरफ तो तूफानी बारिशें, दूसरा कहर जो झलमक्सी के हेडक्वार्टर तहसील गंदावा पर पड़ा वो था जिला खुफदार जहरी से आने वाला दरा मोला नदी का पानी, जिसने जिला झलमक्सी के सैकड़ों देहातों को डबो दिया। फसलें डूब गई, मवेशी बह गए, रास्ता सड़कें टूट गईं और जिले हेडक्वार्टर के सरकारी दफ्तरों में जो है सैलाब का पानी दाखिल होने से इंतजामिया को भी बेबस कर दिया है। जिला झलमक्सी के जो देहात सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, इनमें गंदावा, गाजान, कोटड़ा, पीर, छतल शाह, नूरानी, कारी इस्माइल, खारी वगैरह शामिल हैं। जबकि इन जो इलाके हैं, इनकी रास्तों की बंदिश की वजह से बहुत से देहातों में अशिया खुर्दनोश की भी किल्लत पैदा हो चुकी है। गोट बारेजा में गैस्ट्रो की वबा फैलने से 2 बच्चे जहां बक हो गए हैं, जबकि 2 खवातीन डिलीवरी न होने के बाद अस्पताल पहुंचने से कबल जहां बक हो गई, जबकि नौजायदा बच्ची भी बर वक्त तभी इमदाद ना मिल सकी, वो भी जहां बक हो गई। इन देहातों में मवासलात का निज़ाम धर्म भरम होने की वजह से, राब्ता सड़कें टूट जाने की वजह से जिले इंतजामिया को इन तक जो है रिलीफ पहुंचाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। ताहम 7 रोज जो है गुजर गए हैं, अभी तक गंदावा का राब्ता कोयटा समेत सिंध बलूचिस्तान से मुनक़ता है, जिसे सैलाब। अच्छा, तो वहाँ पे इमदादी सरगर्मियां नहीं हो रही अजीजुर रहमान? जी, गुज़श्ता रोज जो है ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर हेलीकॉप्टर झलमक्सी समेत दीगर सैलाब इलाकों, वो तो उड़ते फिरे थे ना। इमदादी सरगर्मियां हो रही है कि नहीं हो रही? वो ये कि पीडीएमए की जानिब से सिर्फ एक दिन सरकारी हेलीकॉप्टर से झलमक्सी पहुंचे थे, चंद सैलाब मुतासिर में इमदाद तकसीम किए, जबकि पाक फिजाइया के हेलीकॉप्टर ने 2 रोज के दौरान 400 मतलब 4200 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुजीब। मुझे लास्ट इस पे जरा वन लाइनर दे दें। ये फराह अजीम साहिबा जो हैं, ये क्या इनका मौकफ है? बलूचिस्तान में अगर काम नहीं हो रहा, दूसरी बात ये जो पीडीएमए के अदाद शुमार हैं उन पे हम किस हद तक भरोसा कर सकते हैं? नादिया, एक तो ये है कि फराह अजीम शाह हुकूमत बलूचिस्तान की तर्जुमान है और बहुत जबरदस्त तर्जुमानी कर रही हैं। वो ऐसा शो कर रही हैं कि जैसे बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर तरफ अमन और सुकून है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है, मीडिया झूठ बोल रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया झूठा है, सिर्फ वो और उनकी हुकूमत सच्ची है। ये है फराह अजीम शाह की पोजीशन। दूसरी तरफ जो आजाद शुमार है उसमें भी बहुत ज्यादा डिले है, क्योंकि इनके पास आजाद शुमार इकट्ठे होने में टाइम लगता है। जो मीडिया के पास पहुंचते हैं वो पहले आ जाते हैं, 24 घंटे पीछे है, और इसमें हल्के हल्के तवातुर से इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जो मीडिया के पास डिटेल आ रही है उसमें वो कैजुअलिटी भी बढ़ रही है और नुकसानात भी बहुत ज्यादा है। इसका अंदाजा अभी तक ये लगा ही नहीं सके नुकसानात कितने हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुजीब अहमद आपका। और अफसोस की बात यह है कि वजीर आजम साहब वहां पर आ गए, फोटोशूट हो गया, लेकिन सवाल यह है कि उनको घर चाहिए, उनको कोई शेल्टर्स चाहिए। अगर उनके घर तबाह बर्बाद हो गए तो खुदा के लिए इस वक्त तो उनकी जानें बचाएं, उनके बच्चों की जानें बचाएं। दिल नहीं कांपता? आप किसी के बच्चे की तस्वीर देखें कि वो दरिया में पानी में तैर रही है, किसी की लाश बेहिसी है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, जरा पंजाब की सूरत हाल भी जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये जो बेहिसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, इस पर हुक्मरान अगर अपना जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है। इस वक्त हम पंजाब का रुख करते हैं और पंजाब में हमारे जो रिपोर्टर हैं डेरा गाजी खान में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। और सफदर महमूद हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ उस्मान बसरा PTI के सीनियर रहनुमा पंजाब से हमारे साथ है। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान बसरा साहब, मैं आपसे क्या पूछूं,
आप तो वो जो कहते हैं ना तकरीब के दूल्हा हैं अभी, तो पिछले जो गुजरे हैं जो ये जो खींचातानी चल रही थी और टग ऑफ वॉर सॉर्ट ऑफ थिंग पंजाब गवर्नमेंट की, क्या इसमें कोई पुरसाने हाल था सैलाब ज़दगान का, इन आफत ज़दा इलाकों का, कि उनको कोई पूछे कि जी आप जिंदा हैं मर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका नादिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक दिल गिरफ्तगी का मामला है जो आज सैलाब की सूरत हाल है, वो बलूचिस्तान के अंदर हो, वो कराची डूब गया सारे के सारा वो हालात हो, या पंजाब के खास तौर पर अब डेरा गाजी खान और मियाँ वाली के कुछ मामलात हों। देखिए, मैं आपको पूरी ऑनेस्टी से बताऊं कि अब हमें 3 दिन हुए हैं, अब बमुश्किल 3 दिन हुए हैं, कैबिनेट अभी बनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो पंजाब के अंदर मामला है बिल्कुल हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। जब परवेज इलाही साहब एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने स्टेप इन किया है ऑफिस के अंदर, तो सबसे पहली चीज जो इमरान खान साहब ने उनको हिदायत की हुई थी कि फौरी तौर पर सैलाब के जो मामला हैं इसके ऊपर लोगों की दादरसी करें और तमाम वो सूरत हाल का जायजा लें और देखें कि पंजाब में क्या हम इसमें बेहतरी कर सकते हैं, खिदमत किस तरह से हो सकती है। आप यकीन मानिए कि मैं उस मीटिंग में बैठा तो नहीं हुआ था, लेकिन उस मीटिंग का अहवाल जो बाहर निकला। लेकिन बसरा साहब एक बात मुझे बताएं, जब इलेक्शन होते हैं, जब वोट लेने होते हैं, एक दिन में 5-5 जलसे करते हैं, खान साहब हैली से इधर उधर, क्या इन मुतासरा इलाकों में खान साहब की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी कि जाएं? देखिए नादिया, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि प्रायोरिटी में चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप मेरी इस बात को, मेरे इस लॉजिक को भी जरा ले लीजिए जो मैं बात कर रहा था कि हमें जो सबसे ज्यादा दिल गिरफ्तगी का मामला हुआ, जब अफसोसनाक एक मामला था, वो ये था कि जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वार्निंग दे रहे थे इस मौसम की, इस हालात की 1.5 से 2 महीना पहले से, उन तमाम के जो अफसरान थे उन्होंने बताया कि वो पिछली हुकूमत पंजाब को ये वार्निंग बजा तौर पर दे रहे थे 1.5-2 महीने से, और कह रहे थे कि आप प्रिएम्प्टिवली प्रिकॉशंस कीजिए, आप आगे बढ़ के इसके ऊपर गैर मामूली बारिशें होने जा रही हैं, गैर मामूली हालात है। तो लेकिन वो सारी तवज्जो जो थी वो तो थी सियासी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए, जो कि मुझे बड़ी अफसोसनाक बात है हर 2 सूरतों से, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर दूसरी तीसरी पार्टी के लिए भी है कि आप सियासत को तो लड़ते रहे, लेकिन आपने वहाँ ये नहीं किया कि आप गैर मामूली हालात हैं। बसरा साहब ठीक है, मैं आपकी इस लॉजिक को अगर एक्सेप्ट कर भी लूं, आप तो बात कर रहे हैं ना 3 महीने 3.5 महीने, उससे पहले 3.5 साल आपकी हुकूमत थी। आप लोग निजाम क्यों नहीं बनाते? पीडीएम जैसा इदारा वो तैयार क्यों नहीं होता कि अगर ऐसा कोई डिजास्टर है उसमें हुकूमतों को तो स्टेप इन करने की, अगर देखा जाए इन इदारों के बाद जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये काम उनका है, ये वो इसीलिए बनाए गए, अरबों रुपए के जो फंड्स उनको दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं। आप लोगों ने ये निजाम स्ट्रांग क्यों नहीं किए, उस इदारे को स्ट्रांग क्यों नहीं किया, या उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करते? नाजिया, मैं इस पॉइंट पे आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आप कितने भी मजबूत इदारे बना लें, लीडरशिप के बगैर वो उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। हम मुल्कों के अंदर, मुआशरे के अंदर लीडरशिप क्यों पैदा करते हैं, क्यों लीडर्स खड़े किए जाते हैं? ताकि वो एक आम हालात और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें, इसीलिए लीडरशिप पैदा की जाती है ना जी। तो मैं आपसे इस लिहाज में एग्री करता हूँ कि इदारों को मजबूत, और मैं आपको बताऊं नहीं, ये सफेद हाथी बने हुए बसरा साहब, ये अरबों रुपए का फंड हड़प कर रहे हैं। मैं 2010 के सैलाब की भी बात करूं, मैं 2011 के सैलाब की बात करूं, हर दफा कह देते हैं जी कि हम तैयार नहीं है, हुक्मरानों से हमें डायरेक्शन नहीं मिली। अरे भाई, आप फंड खा रहे हो, आपको किसी की डायरेक्शन की क्यों जरूरत है? आपकी प्राइमरी जॉब ही है ये। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नादिया, अगेन आपसे देखिए उसकी वजह ये है कि ये इदारे जब हमने बनाए हैं, जब ये इस कौम के इदारे हैं, उसको अभी देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी आप सैलाब की तबाहकारी आप देख रही हैं, तो एनडीएमए हो या आपका प्रोविंशियल उसकी जो ब्रांचेस हैं, इनको हमें फंड देने पड़ते हैं पहले से ज्यादा, और लीडरशिप को वहां पे जाके खड़ा होना पड़ता है। अगर वो फिजिकली वहां देखिए ना, मेरे लिए ये एक सियासी बयान नहीं, मैं अल्लाह ताला जानता है मैं सियासत नहीं इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि वजीर आजम जहाज पे चढ़, कोई भी वजीर आजम हो। अच्छा, एक सेकंड, बुज़दार साहब पहले वजीर आला थे ना, कहाँ से थे वो? ये इसी से जहाँ पे सैलाब आया हुआ, अभी पहुंचे थे वहां पे? देखिए, इससे पहले अगर आप अपने नुमाइंदे भी आपके पास हैं, देखिए अगर तो वो ये कहें, इससे पहले जब वहाँ पे सैलाब आया और इस तरह को तबाह कर, अरे भाई मैं अभी की बात कर रही हूँ, वो पहुंचे वहां पे। देखिए सुनिए नादिया, देखिए उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर नहीं है ना हो, उनकी इलाके से वोट तो लिए जी, आपकी बात ठीक है, नुमाइंदे हैं। देखिए नादिया सुनिए,
इस सारी कैंपेन के अंदर जब यहाँ पे एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो रही थी, आपको मालूम है कि मीडिया बड़ी शिद्दत से कह रहा है कि उस्मान बुज़दार किधर हैं। ओए होए, तो उस्मान बुज़दार ने सोचा कि सैलाब ज़दगान जाए बाढ़ चूल्हे में, मैं तो जरा मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए पंजाब असेंबली में मौजूद रहूं, क्योंकि सारा मीडिया उनको ढूंढता फिर रहा है। वाह 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 नाजिया, नहीं, आप समझी नहीं, आप तो मेरी बात को बिल्कुल अदर वे राउंड ले गई। मैं कह रहा हूँ कि जब मीडिया उनको ढूंढ रहा था कि वो इस सारे कैंपेन के अंदर कहाँ हैं, तो वो मिल नहीं रहे थे, तो वो वहीं पे मौजूद थे। वो तो आए हैं एक रात, जिस दिन वोटिंग थी उससे एक रात कुछ दिन पहले आए हैं। तो देखिए अगेन मसला क्या है, अगर हम इस पे शख्सियात को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, हम असल मेरी शख्सियात को, आपने मुझे कहा कि लीडरशिप का काम होता है, मैं तो दुहाई दे रही थी पीडीएम और एनडीएमए की, आपने कहा नहीं, शख्सियात का, लीडर्स का काम होता है कि उनको डायरेक्शन दे। जब आपने शख्सियात की बात कर दी तो मुझे उस्मान बुज़दार साहब याद आ गए। आपको नादिया, आप बड़ी अच्छी मेरी बहन है, आपकी मासूमियत में कुर्बान जाऊं। आपको लीडरशिप के अंदर शहबाज शरीफ के बेटे याद नहीं आए? आपको सबसे पहले वही सवाल किया था, सबसे पहला सवाल मेरा वही था कि जो साबिक हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। अच्छा एक सेकंड सफदर, जरा एक सेकंड, सफदर महमूद, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहां पे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो किस हालत में हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद हुए, वो किसी शेल्टर के अभी भी मुंतजिर हैं या उनको कोई प्रोवाइड किया गया है, और वो खाना कहां से खा रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया नादिया। मैं आपको बताऊं, ये जो सैलाब के बाद जो यहाँ पर सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। यहाँ पर जो है तौसा और डेरा गाज़ी की सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आबाई थी, वहाँ पे जो मुतासरीन है अभी तक जो है अमदाद के मुंतज़िर हैं। उस तरह की अमदादी कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। जिले इंतजामिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, 14 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं और उनको जो है 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मुखैर हजरात की जानिब से जो है वहाँ पर उनकी न सिर्फ अमदाद की जा रही है, बल्कि वहाँ पर उनको अशिया खुर्दनोश के साथ साथ जो है ज़रूरियात जिंदगी की चीजें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से जो यहाँ पर फिगर्स दिए गए हैं। ये खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं या शेल्टर प्रोवाइड किए गए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। जी, जो मुतासरा इलाके हैं उनके नजदीकी जो सरकारी इमारत स्कूल थे उनको जो है वो शेल्टर हाउस बना दिया है, वहाँ पर उनको रिहाइश रखवाई गई है जो मुतासरीन है। बाकी जो है बेशतर जो है उनको जो है अपने घरों में वापसी का भी वो शुरू हो गया। लेकिन जहाँ पर नुकसान ज्यादा हुआ है, जिन इलाकों में जिनके घर तबाह हुए हैं, उनको अभी तक जो सरकारी इमारत में है वहां पर उनको चले ठीक है। अच्छा बसरा साहब, अब ये जो ठीक है बसरा साहब, ये जो इमदाद का ऐलान किया है, कुछ उम्मीद हम करें कि कब तक मिलेंगे ये इमदाद उनको, ताकि दोबारा से बेचारे अपने घर कम से कम बना सके, माल मवेशी कुछ अपना रोजगार इकट्ठा कर सके? करीब के अंदर लेके जाऊंगा। आपको याद होगा जब वो मरी के अंदर एक क्लाइमेटी हुई और लोग बड़ी एक अमवात हुई एक बदकिस्मती से, उस रात भी मैं आपके साथ प्रोग्राम में था। उस वक्त भी आपने कहा था कुछ नहीं होगा। मैंने आपको इशोर किया था कि उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और वो की गई। अब ये जो मामला है इसके अंदर जो इमदाद का ऐलान किया है चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब की तरफ से 8 लाख रुपया जो लवाहिकीन को, जो लोग जान से चले गए, और ऐसे ही हम एक और प्लान बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह चौकट हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, जहाँ पे जो इसका कोलैटरल डैमेज हुआ है, जो लोगों के माल मवेशी बेचारों के गए हैं, उसका भी एक तखमीना लगा के इंशाल्लाह ताला ये आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहली जो डिस्पर्समेंट है जो 8 लाख रुपए की है, जो लवाहिकीन के जिन लोग जो जान से गए उनके लवाहिकीन को, और कोलैटरल डैमेज के लिए फौरी तौर पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कोलैटरल डैमेज जाके देखेगी, असेस करेगी। माल मवेशी लोगों के देखिए, उस इलाके में माल मवेशी लोगों की सबसे बड़ी जायदाद है, तो उनकी जमा पूंजी उसके अंदर होती है, तो वो देखेंगे नंबर 1। फिर उनके घर जिन लोगों को गिर गए हैं, और इंशाल्लाह हुकूमत एक कदम आगे खड़ी होगी। देखिए हम अपनी एहसास प्रोग्राम आपने देखा, मुझे अभी नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना ये एहसास प्रोग्राम वगैरह, माजरत के साथ बसरा साहब, बहुत माजरत के साथ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है अभी कि खुदा के लिए जो सैलाबज़दगान हैं जो खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें खवातीन हैं। अभी मुझे बलूचिस्तान के नुमाइंदे बता रहे थे कि खवातीन ऑन टाइम डिलीवरी ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। एक बच्ची पैदा हुई, उसकी फौरी तौर पे डेथ हो गई। तो ये वाली जो सूरत हाल होती है, वाकयात होते हैं, वो दिल हिला देने वाले होते हैं। मुझे नहीं पता सियासतदानों का दिल हिलता है या नहीं हिलता, हमारा तो हिलता है। मैं नादिया आपको बताऊं एक बात, अजरूह ईमान देखिए, मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि मैं सियासत नहीं कर रहा इसके ऊपर, मुश्किल से वो इमेजेस ही देखे नहीं गए हैं जो बच्चों के और इस तरह की चीजें हैं, वो मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, देखिए अभी भी आप नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि तमाम स्कूल
दस्तयाब सरकारी इमारतें और हॉस्पिटल जो हैं वो सैलाब मुतासरीन के लिए खोल दिए गए हैं। उसके अंदर हुकूमत भी और मुखैर हजरात भी उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं और छत का भी। ये आप देखेंगे सिर्फ एक दिन, कल का आप देख लें, जो हुकूमत की रिलीफ एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह ताला अपने कल्मिनेशन पॉइंट के ऊपर होंगी और हम कोशिश करेंगे किसी किस्म की कोई भी बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे। बल्कि हमारी टीम का प्रोग्राम भी है, एक दिन बाद हम इन इलाकों का विजिट भी करेंगे और फिर हम देख लेंगे कि आपने कितनी कोशिशें की। बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब। सफदर, आपका भी हमें सूरत हाल से आगाह करने का। और एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आऊंगी तो सिंध की सूरत हाल से भी आपको जानेंगे। सिंध की सूरत हाल पे तो मुझे पता है क्या सूरत हाल होगी, वहाँ तो जो कराची शहर की अगर ये सूरत हाल है वहाँ पर, तो सिंध में अंदरूनी सिंध वहाँ पे क्या हालात होंगे उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लीजिए कि यहाँ तो हमें बसरा साहब कम अज कम मिल गए ना, दे आर आंसरेबल। बलूचिस्तान में फराजीम साहिबा नहीं मिली क्योंकि वो फिर बिजी होती हैं, वो जरा अपने प्राइवेट प्रोग्राम्स में, और जरा उनकी ज्यादा तकलीफ है उनको बलूचिस्तान के लोगों की, तो वो फोन भी नहीं उठा सक रही थी। लेकिन सिंध में कोई मिलता ही नहीं है, सिंध में तो बात करने के लिए और जवाब देने के लिए भी कोई नहीं मिलता। उनको ये बताया जाता है कि हमें आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करनी, हमें आपसे कोई बैठ के यहाँ पर गपशप नहीं करनी, हमने सिर्फ ये पूछना है कि सिंध हुकूमत कर क्या रही है। और सबसे ज्यादा जो वहां पर तबाहियां हुई हैं वो उस जिले में हुई है दादू में, जो कि सीएम सिंध का है। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब, मुर्तजा वहाब साहब, उनको राब्ता किया जाता रहा, फिर किसी और के थ्रू राब्ता कराया तो उनका जी देखेंगे, अगर उस वक्त हम फ्री हुए तो फिर हम बात करेंगे। अगर आप जवाब दे ही अपने आप को अवाम का नहीं समझते तो फिर कौन से अवाम के नुमाइंदे और तमाम आप जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, सिंध की बात करते हैं। जी नज़ीर प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं ज़रा सिंध की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दादू से हमारे रिपोर्टर कुर्बान अली, इसके साथ कराची के हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान अहद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ अलीचो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिंध की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन सिंध की हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके अपना मौक़िफ़ देने को इस पर तैयार नहीं है क्योंकि उनका कोई मौक़िफ़ है ही नहीं। अयाज लतीफ़ अलीचो साहब, क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? देखिए बिल्कुल नादिया, आपकी बात में असर और बात में दम है, इसलिए कि सिंध में ये जो बारिशें हुई, जो ड्रेनेज की तबाही हुई, जो बारिशों का पानी है, जो सिंध के दूसरे मसाइल हैं, उन पर सिंध हुकूमत मौक़िफ़ न सिर्फ देने के लिए तैयार नहीं है बल्कि उससे मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक है। इस वक्त मैं कराची के गाजी गोट के इलाकों में मौजूद था जहां हमने रैली निकाली। वहां पे किसी के गांव को गिरा देते हैं, कहीं किसी शख्स को जबरदस्ती गिरफ्तार करवा देते हैं, कहीं किसी खातून पे लाठीचार्ज हो जाता है, किसी के अपने आबादी के बसने वाले लोगों को उठा के फेंक दिया जाता है। लेकिन वजह क्या है अयाज लतीफ़ अलीचो साहब? सिंध उनको वोट देता है, वो सिंध के पिछले 14 साल से तकरीबन हुक्मरान हैं। सिंध में ऐसी आफात जब आती हैं, ऐसे हादसा जब होते हैं, तो ये हुकूमत नजर क्यों नहीं आती? नादिया, उसकी बुनियादी वजह हम खुद हैं, सिंध के बाशिंदे। आप हमें उस कसूर से आजाद नहीं कर सकती। पंजाब में मुख्तलिफ दुकानें हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं लोगों के पास। हमजा शरीफ, परवेज इलाही, शहबाज शरीफ, माजी में जितने भी मुख्तलिफ लीडर KPK में, ANP, PTI, मुत्तहिदा मजलिस अमल, बलूचिस्तान में, सिंध के लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से और सिंध के लोगों की एक ही सिमत में भागते रहने की वजह से पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे सामने कोई नहीं है, इसलिए ये हमारे किसान हैं, हमारे हारी हैं, उनको जिस तरह चाहे डील करें। ठीक है, एक सेकंड अयाज लतीफ़ अलीचो साहब, इमरान जरा मुझे कराची की सूरत हाल से बता दीजिए, क्योंकि कराची के जो हमारी इत्तलात हैं, और जाहिर सी बात है पूरा के पूरा जो कराची का पॉश एरिया है, जब वो पानी की तबाही से नहीं बच सका, DHA में पानी घरों के अंदर आ गया, सड़कों का बुरा हाल है, और फिर मुर्तजा वहाब साहब सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव है, वो कहते हैं हमने तो सब सही कर दिया। सब सही है? देखिए, अगर हकीकत में बात की जाए कराची में जो मौजूदा बारिश हुई है, अगर उसकी हम बात की जाए तो देखिए उसमें हमें मुकम्मल तौर पे रैन इमरजेंसी के दावे जरूर नजर आए कि रैन इमरजेंसी के लिए तमाम जो इकदाम होते हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कहीं भी पानी अगर बारिश का खड़ा होगा उसकी निकासी के लिए सिंध हुकूमत ने कहा कि हमने तमाम तैयारी कर ली है। इस बार हकीकत ये है कि पूरे शहर में ज़ाहिर है हमारी ड्यूटी थी, ईद कुर्बा के बाद से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। जहां हम गए हमने यही देखा कि वहां पानी मौजूद था, कोई DMC
जो डिस्ट्रिक्ट का इदारा होता है, टीएमसी होती है, वो मौजूद नहीं, केएमसी मौजूद नहीं, सिंध सरकार का कोई इदारा मौजूद नहीं, पानी मौजूद था। अच्छा, सब मीडिया ने दिखाया कि गुलशन इकबाल के इस जगह पे 13D का इलाका है, यहाँ पर पानी है, बहुत ज्यादा लोग ना कर नहीं पा रहे, घरों में पानी दाखिल हो गया। DHA का इलाका था, वहां हमने जाके रिपोर्टिंग की। स्कीम 33 की सोसाइटी है, बहुत बड़ा स्कीम 33 है, उसमें सोसाइटी है, उसमें हमने दिखाया कि लोगों के करोड़ों रुपए के घर है और घरों में पानी दाखिल हो गया। आप यकीन करें, कहीं भी दूसरे दिन जब हम गए तो कहीं भी हमें कोई मशीनरी नजर नहीं आई कि DMC, KMC। अच्छा इमरान, ये भी सुना है कि वहां पे निकासी आपका इंतजाम ये किया है कि सड़कें खोद दी गई हैं। देखिए, सबसे अहम इकदाम ये हुए कि इस बार पानी की निकासी के लिए कि जब मशीनरी बड़े बड़े हमने पहले वक्तों में हमने देखा है, निजामत के दौर में, नेमतुल्लाह का दौर हो या मुस्तफा कमाल के, हमने देखे मशीनरी लगाई गई है, जनरेटर लगाए गए हैं कि पानी की निकासी के लिए इकदाम किए जाते थे। जहां पानी खड़ा होता था वहां पे जो बल्दियाती इदारे होते थे या उस जमाने के जो नाज़रीन होते थे वो फौरन पहुंचते थे। मगर यहाँ हमने देखा है इस बार कि जहां जहां बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ वहां पे जो नाले गुजर रहे हैं या जो सैब्रिज के नाले हैं वो तोड़ दिए गए, जो गटर लाइन होती है वो तोड़ दी गई है किसी तरह भी यहाँ पे। मगर अगर गटर लाइन अगर तोड़ भी दी तो मजीद वहां पर जो सैब्रिज का और बारिश का पानी मिक्स हो गया, जो कई दिन वहां पर पानी जो है वो रहा। इसके बावजूद हमने ये कोई शर्म और हया नहीं है इन लोगों में, कोई माजरत, कोई शर्म और हया। आई चौधरीगढ़ रोड पे एक बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है, मुझे पता है 2 दिन से वो न्यूज चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको भरा गया। देखिए, अभी भी उसकी जो हालत है वो वैसे ही है, क्योंकि उसका काम तो ज़ाहिर जो इदारे उन्होंने शुरू कर दिया, मगर ज़ाहिर आज तीसरा चौथा दिन हो गया, उसकी भी यही हालत है। मगर आज तक जो बारिश हुई है, जिसमें हम गुलशन इकबाल 13D का एरिया है, गुलशन के मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे हम DHA की बात कर सकते हैं, 33 की बात कर सकते हैं, हम सरजानी टाउन की बात कर सकते हैं। आप यकीन करें, वहां पर कुदरती तौर पे जो थोड़ी बहुत धूप निकल रही है या वहां पर जो ट्रांसपोर्ट आ रहा जा रहा है, उसकी वजह से वो पानी जो है वो जो कम हो गया वो हो गया। ठीक है, मगर इदारों की जानिब से हमें कोई इकदाम नहीं नजर आए। ये इकदाम नहीं थे, यही तो वजह है कि वो अपना मौकफ देने को तैयार नहीं थे। कुर्बान अली, रिपोर्टर दादू से सुन सकते हैं कुर्बान अली आप हमें? जी मैं सुन रहा हूँ। और अच्छा, जरा मुझे बताइएगा ना कि मुराद अली शाह साहब का घर डूबा या नहीं डूबा? जी, मुराद अली शाह साहब के जो इलाका है 7 तहसील, उनमें मंचर झील आती है और मंचर झील के सराउंडिंग्स जो 4 यूनियन काउंसिल है वो बिल्कुल मुतासिर हुई है। उनके साथ साथ दादू के जो जोही तहसील है वो मुकम्मल तरह जो है उसके 300 गाँव हैं और वो भी पानी की लपेट में रहे 21 दिन मुसलसल। और अभी तक पानी तो कम हो गया है, सारा पानी मंचर झील की तरफ रवा दवा है, लेकिन पानी की सतह कम होने के बावजूद अब तक जो है रिहेबिलिटेशन, रेस्टोरेशन का काम शुरू नहीं हो सका, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे 3 से 4 तक काचो का जो एरिया है वहां पे मौजूद है। और मैं आपको ये बताऊं कि काचो जो है वो मुकम्मल तरह जो है के पानी की बारिशों के पानी की वजह से लपेट में रहा और लोग बड़ी तरह मुतासिर रहे। और एक दिन के लिए सिंध के वजीर आला जो है मुराद अली शाह हेलीकॉप्टर पे उसने दौरा किया और अपनी एरिया पे भी उसने दौरा किया और 3 जगहों पे एक यूनियन काउंसिल चिनी जो दरमियान है जोही और मंचर झील के, और उसके अलावा उसने दरावट डैम पे 2 जगहों पे उनने क्याम किया और लोगों में इमदादी तकसीम की इमदाद भी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये काचो जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, बहुत बड़ा वसी है जी। तकरीबन 5 डेथ्स हुई है काचो में, और जिनमें 2 इलेक्ट्रिशियन बिजली की शॉर्ट की वजह से महल में बताए जाते हैं 2 अफराद, और 3 अफराद की जो हलाकतें वो काचो में बताई जाती है। जी। और उसके अलावा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कुर्बान अली, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान हत्ते, अयाज लतीफ पलीचो साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेना है, ब्रेक पे जाने से पहले सिराज उल हक साहब ने एक ट्वीट, जो अमीर जमात इस्लामी है, वो कहते हैं कि आज सक्खर बैराज से गुजरना हुआ, 3 दिनों से यहाँ 3 लाशें तैर रही हैं। थाना रोड़ी और थाना सक्खर में हुदूद की इख्तिलाफ की वजह से उन्हें निकाला ही नहीं जा सका। कैसा खराब तर्ज हुक्मरानी और संगदिली है। मुकामी लोगों ने बताया कि 23 लाशें देखी गई थी, 6 को निकाला जा सका। अफसोसनाक, शर्मनाक। आप सोचे कि 3 दिन से 3 लाशें तैर रही हैं, लोग गुजरते हुए उनको देख रहे हैं, लेकिन हुदूद तय्युन नहीं हो रही, इसलिए लाशें पानी में तैर रही हैं। ये है सिंध हुकूमत, ये है उसकी असली तस्वीर। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर
उसी तरह से कुछ इलाकों में शदीद तबाही है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाफ़रान मियानी, रिपोर्टर है, टांक में मौजूद है डॉन न्यूज़ के, और उसके साथ साथ DG PDM में शरीफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत यूसुफजई साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, उनसे बात भी की थी, वॉज कमिटेड एज वेल कि जी वो प्रोग्राम में इस हवाले से हमें ब्रीफ करेंगे कि KP हुकूमत क्या रिलीफ वर्क कर रही है, लेकिन अब वो टेलीफोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे। पता नहीं कि उनके पास भी शायद कुछ बताने को या कुछ कहने को ना हो। लेकिन ज़ाफ़रान, जरा आप कोई मुझे बताइएगा कि टांक पे कितना नुकसान हुआ है? जी, टांक में इस वक्त सैलाबी रेले ने तबाही मचाई हुई है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें सबसे ज़्यादा तबाही गाँव पाई में हुई है, जहां पर एक रिपोर्ट आई हुई है, और 576 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 2 जानी नुकसान भी हुआ है, और अब सैलाबी सूरत हाल के बाद वहां पर मेडिकल सहूलियात ना होने की वजह से ऐसे की वबा फूट पड़ी है, जिससे आज भी एक बच्ची के जबाक होने की इतलात है। तो इस वक्त टांग। अच्छा, मुझे बताएं जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, एक सेकेंड, मुझे बताएं जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी हालत क्या है? इमदादी सरगर्मियां, उनको शेल्टर, उनको खुराक हुकूमत मुतहर्रिक है उनकी जानिब से दी जा रही है? इस हवाले से अगर मैं बता दूं तो इनिशियल रिलीफ के लिए वहां पर अजील इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और पाक फौज की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन अभी तक उनको PDMA या NDMA की जानिब से जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है वो नहीं मिला। NDMA की जानिब से 500 घरानों पर NFI किट दिए गए थे, जो कि सिर्फ पाई के मुतासिरीन को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पाई नंदूर नहीं मुतासर हुआ, बल्कि मोहम्मद अकबर, अबिज़ारा, रनवाल, कड़ी अशकी, अमाखेल, नसरान, पिंग के इलाके भी शदीद मुतासर हो चुके हैं। और अच्छा, अब ज़ाफ़रान रुकिएगा जरा, मैं DG साहब से बात कर लूँ। शरीफ हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शरीफ हुसैन साहब, मुझे बताएं कि ये जो PDMA है, जो NDMA, चले NDMA छोड़े, आपका जो PDMA है KP का, आप लोग का इसमें क्या बजट क्या होता है सालाना? मैम, हमारे यहाँ रिलीफ एक्टिविटीज के प्रोविजन के लिए हर साल 1200 मिलियन रुपए यानी 1.2 बिलियन रुपए एलोकेट होते हैं। 1.2 बिलियन? जी जी बिल्कुल। इसमें हम कंपेंसेशन देते हैं और साथ ही रिलीफ आइटम्स। आप कह रहे हैं यानी 1 अरब 2 करोड़ रुपए? नहीं, ये एक 1.2 बिलियन, 1 अरब 1200 मिलियन। अच्छा, 1200 मिलियन यानी 1 अरब रुपए। जी जी जी। और क्या करते हैं उसका? 2 अरब। जी सर, उसका क्या करते हैं आप? उस पे हम डीसी को हमारा वहाँ पे डीसी एक रिलीफ अकाउंट होता है, हाँ। जिसमें हम कैश अमाउंट भी रखते हैं, और साथ ही हम इससे नॉन फूड आइटम और फूड आइटम खरीद के हमारे पास स्टॉक में मौजूद होता है। किसको देते हैं वो हम थ्रू डीसी जो है वो अफेक्टिव। मगर अभी आपके सामने हमारे नुमाइंदे जो टांक से हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर लोगों के पास खुराक नहीं पहुंची, टांक में कोई PDMA की तरफ से इमदादी सरगर्मियां नहीं हो रही, तो ये 1 अरब साल का आप लोग क्या कर रहे हैं? जी मैडम, इस तरह है कि टांग में खुद भी विजिट कर चुका हूँ, आज भी मैं टांग ही से आया हूँ। वहाँ पे हमने फूड पैकेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वहाँ पे हमने ये टेंट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और NDMA ने ये खुद बता रहे हैं कि NDMA ने वहाँ पे फूड पैकेजेस और ये NFI के नॉन फूड आइटम्स दिए हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो एक ही सांस में कह रहे हैं कि। अच्छा, तो आप 2 सांसों में कहिए ज़ाफ़रान, वो कह रहे हैं आप एक ही सांस में कह रहे हैं, तो जरा आप 2 सांसों में कहिए कि क्या आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं तो खुद अभी टांक से आया हूँ। आपको ये बता दूं कि मैं इनको ये कह रहा हूँ कि वक्ती रिलीफ के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत या PDMA की जानिब से जो फुल डैमेजेस हाउसेस के लिए रकम मुख्तस की गई है वो अभी तक नहीं मिली लोगों को। इसके अलावा जो पार्शल डैमेज हाउसेस के लिए रकम है वो नहीं मिली। सैकड़ों घराने इस तरह है जिनके पास अभी तक टेंट की सहूलत नहीं पहुंची है, उनके लिए और रिलीफ पैकेजेस नहीं हुए हैं। ये इनकी बात ठीक है बिल्कुल कि वहाँ पर वक्ती तौर पर रिलीफ दिया जा रहा है एक्सवेटर्स के जरिए, या लोगों को निकाला जा रहा है, या चावलों के देगे तकसीम की जा रही है, लेकिन बेसिक रिलीफ वहाँ पर अभी तक शुरू नहीं हुआ या देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा शरीफ हुसैन, ठीक है शरीफ हुसैन साहब, ये इम्प्रेशन क्यों आता है कि हम किसी भी
डिजास्टर के लिए तैयार नहीं होते। जब हो जाता है, जब वो चीज़ आ जाती है तो फिर डेफिनेटली इमदादी सरगर्मियाँ शुरू भी हो जाती हैं, हुकूमती पैकेजेस का ऐलान भी हो जाता है। हमारा निज़ाम अभी तक इतना मजबूत क्यों नहीं हो सका कि हम ऐसी आफात के लिए पहले से तैयार हों, वार्निंग जारी करें, वहाँ से घर खाली कराएं लोगों के, उनको बताएं कि जी अगर आपने घर खाली नहीं किया, शदीद बारिशें हैं, सैलाब आएगा, आपके घर बह जाएंगे, आपके माल मवेशी जिंदगी का सरमाया खत्म हो जाएगा। इस तरह है कि हम हर साल बिल्कुल बाकायदा तैयारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से उनकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स का हमें पता होता है कि ये हमारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है, बेस्ड और सर्टेन क्राइटेरिया हम वाज़ेह तौर पे सारे केपी को बताते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल है, और बल्कि डिस्ट्रिक्ट में हम तो क्या हुक्मरानों ने, ठीक है, बहुत शुक्रिया शरीफ साहब आपका। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 1 करोड़ रुपए सालाना इनको बजट दिया जा रहा है, क्या ये इनकी महकमा मौसमियात से या किसी से इनकी कोई डायरेक्ट राब्ते नहीं होते कि जी इस इलाके में तबाही आने वाली है, आप पहले से रेस्क्यू कर लें? जब उनकी लाशें तैर रही होती हैं समंदर पानी में, दरियाओं में और सैलाबों में, उस वक्त हमें बताते हैं कि जी हमने तो ये भी कर लिया था और हमने ये भी कर लिया था, उस इलाके से पहले उन लोगों को वहां से निकालें। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।